तो हिम्मत न हार पाती, अभी उम्मीदों की आस बाकी है और कुछ लोगों में ईमान का एहसास अभी बाकी है। कैसे ना होगा सपना पूरा भीम का, क्योंकि सच्चे भीम सैनिकों की सांस अभी बाकी है, क्योंकि सच्चे भीम सैनिकों की सांस अभी बाकी है। धन्यवाद। इसके बाद बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट दिनेश राजभर सर इस आंदोलन को संबोधित करेंगे। दिनेश राजभर। आज के इस धरना आंदोलन में उपस्थित हमारे सारे साथियों, आज के इस धरना आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हमारे मार्गदर्शक, आज के धरना कार्यक्रम को यहाँ नियोजित करने वाले हमारे उत्तर भारत के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर भारत के प्रभारी पृथ्वीराज जी और साथियों, हम बहुजन समाज के लोगों की आवाज को जिस तरह से देश के कोने कोने में दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसे ध्यान में रखते हुए इस मोर्चे का आयोजन बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यहाँ पर किया गया। 2015 में नागपुर में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने के बाद महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में विभिन्न मांगों को लेकर, जनता की मांगों को लेकर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने महाराष्ट्र में समय समय पर आंदोलन किया और बीआरएसपी के आंदोलनों की देन नहीं, इस देश में कई काम हुए। सबसे बड़ी एक बात, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी अपनी स्थापना के बाद ही डॉक्टर मानेसर के नेतृत्व में बीआरएसपी ने एक मांग रखी थी कि इस देश में हाई करेंसी की नोटों की कोई जरूरत नहीं है। 500 रुपए की नोट और 1000 रुपए की नोट ये बंद कर देनी चाहिए। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी स्थापना के दिन से ही ये मांग पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र के कोने कोने में रखी। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निवेदन देकर, प्रत्यावेदन देकर हम लोगों ने ये मांग रखी और उसका नतीजा ये रहा कि मोदी सरकार को 500 और 1000 की नोटें बंद करनी पड़ी और हम उसका श्रेय लेते हैं। डॉक्टर सुरेश माने जी को उसका हम क्रेडिट देते हैं कि डॉक्टर सुरेश माने जी ने आर्थिक तौर पर जो मांग रखी। दूसरी पार्टियां, कई पार्टियां ऐसी मिलेंगी जो सिर्फ दलित अत्याचार पर बात करती है, दलितों के टिपिकल मुद्दों पर ही बात करती है, लेकिन बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मानव कांशीराम जी के मार्गदर्शन पर चलने वाली पार्टी है, उनके संदेश को लेकर चलने वाली पार्टी है। बीआरएसपी कहती है कि देश के हर मुद्दे से, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र का मुद्दा हो, चाहे किसी क्षेत्र का मुद्दा हो, चाहे लोगों के मान सम्मान का मुद्दा हो, देश के हर मुद्दे से बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का वास्ता है। और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी देश के आम नागरिकों के, बहुजन समाज के नागरिकों के हर मुद्दे की बात इस देश की संसद तक पहुंचाने का काम, राज्य की विधानसभाओं तक पहुंचाने का काम करेगी। राज्य की विधानसभाओं में बीआरएसपी ने लगातार मुद्दों को उठाया। अभी 19 जुलाई को महाराष्ट्र में जो गायन भूमि का मुद्दा है, वहां के खेतीहर मजदूरों को, भूमिहीन किसानों को और आबादी की जमीन में, उत्तर भारत में हम लोग आबादी की जमीन कहते हैं, सरकारी जो जमीनें हैं, आबादी की जो जमीन है, उस पर जो घर बने हुए हैं, उन घरों को उजाड़ने का काम मोदी सरकार के निर्देश में बनी हुई महाराष्ट्र राज्य सरकार ने फरमान जारी किया था। लेकिन डॉक्टर सुरेश माने सर ने उनके नेतृत्व
जब आज कुछ लोग मुझ पर गोलीबारी हो गई इस मुद्दे पर ही जंतर मंतर पे आते हैं, और कुछ लोगों के कान पर चूही नहीं है। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन हमारी पुरोगामी पार्टी मानव कांशीराम जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग, चलने का दावा करने वाले लोग आज शांत बैठे हैं। भाई मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? अगर मणिपुर में नरेंद्र मोदी चुप है तो बहुजन की आवाज बनने वाले भी कुछ लोग चुप हैं। इसलिए डीआरएसपी ने तय किया कि बहुजन समाज की जो प्रमुख 10 मांगे हैं उन मांगों को लेकर जंतर मंतर पर मोर्चा निकाला जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से हम इस सरकार को, मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि आप इस देश के जो संवैधानिक ढांचा है उस ढांचे को आप चोट पहुंचा रहे हो। सरकार चलाने का जो फेडरल सिस्टम है, भारतीय संविधान ने जो फेडरल सिस्टम दिया है, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों का जो कॉम्बिनेशन दिया है, उस चीज को आप चोट पहुंचा रहे हो। और सिर्फ वन नेशन और वन गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इस देश पे वन नेशन और वन गवर्नमेंट थोपने का काम कर रही है, और इसको रोकना हम सबके लिए जरूरी है। क्योंकि ये वन नेशन वन गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि सभी राज्यों से सभी राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी जाए। इस दिशा में मोदी सरकार लगी हुई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में। दिल्ली के लोगों ने देखा है, यहाँ पे जीआर निकालकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कुछ अधिकार दिए, तो इन्होंने जीआर निकालकर अपने हाथ में वो सारे अधिकार ले लिए। तो जिस तरह से दिल्ली में दिए हैं, इनका भरोसा नहीं, ये कहीं भी किसी भी सरकार को जिस तरह से आज नोट के बल पर खरीद कर विधायकों को खरीद कर जिस तरह से सरकार बनाते हैं, उसी तरह से ये जीआर पास करके सरकार बनाने का काम करेंगे। तो इनके संविधान के ऊपर इस आक्रमण को जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे रोकने का काम हम लोगों को करना होगा, इस देश के वोटरों को करना होगा। और हम यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं बहुजन समाज के बीच में जाकर इस बात को बताएं कि बहुजन समाज के हितों पे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? एक तरफ से दलितों पे या आरक्षण पे इसी तरह की बात होती है तो मोदी जी अपना 56 इंच का सीना लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक मोदी जिंदा है आरक्षण को कुछ नहीं होगा। अरे मोदी जिंदा है, आरक्षण को कुछ नहीं होगा, लेकिन मोदी खुद ही आरक्षण पर वार करते हैं। जब प्राइवेटाइजेशन करते हो, जब सरकारी संस्थान का निजीकरण करते हो, जब सरकारी संस्थान को किसी उद्योगपति को बेचते हो, तब क्या मोदी साहब आप उस संस्थान को निजीकरण करने के बाद जिस निजी कंपनी को सौंपते हो, आप उसको कहते हो कि इसमें रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है पूरी तरह से लागू की जाए? बिल्कुल नहीं करते हो। इसका मतलब एक तरफ आप सरकारी संस्थानों को बेचने का काम करते हो, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज को भारतीय संविधान ने जो प्रतिनिधित्व का अधिकार देते हुए आरक्षण का अधिकार दिया है, उस आरक्षण का ऊपर चोट करते हो, उस आरक्षण को खत्म करते हो। तो मोदी के इस षड्यंत्र को समझिए, मोदी के इस षड्यंत्र को बहुजन समाज तक लेकर जाइए। हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर आप किसी के कंधों पे सबसे ज्यादा जिंदा है तो ओबीसी समाज के लोग हैं। ये दलित पिछड़ी जाति के लोग जिस तरह से पिछड़ी
लोगों ने एक हिंदू धर्म के नाम पे इनको वोट देकर शासन में लाया, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो। पिछड़ी जाति के लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पिछड़ी जाति के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास कोई करता है, पिछड़ी जाति के लोगों के ऊपर विश्वास कोई नहीं करता, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हम पिछड़ी जाति के लोगों पर विश्वास नहीं करती है, उसका जीता जागता सबूत राम मंदिर ट्रस्ट है। राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में बनी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो भी फैसला दिया उसके बाद भारत सरकार ने राम मंदिर न्यास बनाया। राम मंदिर न्यास बनाया, एक भी ओबीसी राम मंदिर न्यास में नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर एक भी ओबीसी नहीं है। भैया क्यों नहीं है? एक तो ओबीसी के लोगों को आप कहते हो आप राम भक्त हो, आप हनुमान भक्त हो, लेकिन आप हम लोगों को कांवड़ यात्रा पर भेजते हो, हम लोगों को कांवड़ यात्रा पर भेजते हो, कहते हो आपके धार्मिक स्थलों को हमने बहुत ही नयापन दिया है, उसका नवीनीकरण किया है। ठीक है, जिनकी आस्था है उनके लिए नवीनीकरण तो ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ पूजा भक्त बनकर जाने का ही अधिकार क्यों भैया? राम मंदिर ट्रस्ट में विश्वस्त होने का, ट्रस्टी होने का अधिकार ओबीसी समाज के लोगों को क्यों नहीं? अगर ओबीसी समाज भगवान राम जी की पूजा कर सकता है तो श्री राम जी के न्यास का ट्रस्टी क्यों नहीं बन सकता है? सारे के सारे ट्रस्टी सिर्फ ब्राह्मण है, एक शेड्यूल का, सारे वो भी शेड्यूल कास्ट कोरम पूरा करने के लिए दिए हैं, यानी सारे के सारे ट्रस्टी ब्राह्मण जाति के हैं। इससे हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज की बात करती है, एससी की भी बात कर देती है, कभी ओबीसी की भी बात करती है, लेकिन ओबीसी के हित के काम क्या करती है? ओबीसी के कंधों पर उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, ओबीसी के कंधों पर पिछड़ी जाति के नाम पर मोदी साहब ने वोट मांगा। 2014 के चुनाव में ओबीसी बनकर इन्होंने वोट मांगा। 14 से पहले मोदी साहब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो कभी अपने को पिछड़ी जाति का नहीं करते थे, लेकिन बाबा साहब ने संविधान के नाम पर, पिछड़ी जात के नाम पे हम लोगों को इमोशनल करके उन्होंने वोट लिया, पिछड़ी जाति का वोट लिया। लेकिन पिछड़ी जाति को मंडल आयोग जब लागू हुआ था, मंडल आयोग का विरोध करने वाली जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जो सड़कों पर प्रदर्शन करके मंडल आयोग का विरोध कर रही थी, वो पार्टी कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी। चलिए मंडल आयोग के समय को भी एक बार से भुला देते हैं कि आज की तारीख में जब पिछड़ों ने मोदी जी को वोट दिया, उनको देश का प्रधानमंत्री 2 बार बनाया, पिछड़ी जाति का बनते उन्होंने हमारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की और प्रधानमंत्री बने। लेकिन 52% आबादी वाले पिछड़ी जाति को आज भी सिर्फ 27% आरक्षण। अभी पृथ्वीराज जी ने यहाँ पे नारा लगवाया था ना, माननीय कांशीराम जी का नारा है, जिसकी जिसकी सरकारदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन मोदी साहब की यह सरकार पिछड़ी जाति की 52% इस देश की आबादी में, मंडल आयोग के जमाने की बात है, 52%। आज जनगणना कराने से ओबीसी समाज के लोगों की जातिवाद जनगणना कराने से भाजपा सरकार कतरा रही है। 2 काम करती है, एक तो भाजपा के जो ओबीसी नेता है वो बाहर सड़कों पर मंच पे आते हैं तो बोलते हैं कि ओबीसी की
होनी चाहिए। अरे लोकसभा में बोलो ना, आप ओबीसी के सांसद बनते गए हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, तो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके अंदर बोलो, लोकसभा में बोलो। लेकिन दलाल ओबीसी नेता, ओबीसी के जो दलाल नेता है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो उनकी कठपुतली बने हुए हैं, ऐसे नेता लोकसभा में नहीं बोलते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं बोलते हैं, मैदान में आके भले हमारे पीछ में करते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते। इसलिए हम लोगों को, हम बहुजन समाज के लोगों को, हम ओबीसी समाज के वोटरों को भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दलाल ओबीसी नेताओं से सवाल करना चाहिए। और अब जब मोदी जी अपने काम झाम के साथ, अपने भौकाल के साथ जब लोकसभा में चुनाव मांगने आएंगे ना, लोकसभा के चुनाव में वोट मांगने, तब उनसे हम लोगों को सवाल करना पड़ेगा कि भाई जब हमारी जनगणना, जाति जनगणना करो, और जाति जनगणना करके अगर हमारी आबादी 60% है, अगर ओबीसी की आबादी 60% है, तो 60% रिजर्वेशन देने का काम करो। अगर नहीं कर सकते हो तो मोदी साहब आपकी सरकार निकम्मी है। और बीआरएसपी का नारा है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो हम लोग आज यहाँ इस धरने से, इस प्रदर्शन से अपने अपने इलाकों में जाकर अपने अपने क्षेत्र के भाजपा विधायकों, भाजपा सांसदों को भी, उनके भी काम में जुड़ रही है, ऐसा काम करना होगा। यहाँ मोदी जी को जगा के अमित शाह को अपनी आवाज सुनाकर उनको झुंझाड़ के आप जा रहे हैं। उसी तरह से अपने अपने क्षेत्र में भी हमें ओबीसी समाज को जगाना है। भाजपा के दलाल नेताओं को ये बताना है कि आप लोग दलाली बंद करो, समाज की दलाली बंद करो, समाज का काम हो इस दिशा में काम करो, नहीं तो हम ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार को बदलना है। इस प्रण के साथ हम लोग यहाँ से कूच करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजभर सर। ये बात सच है कि बहुजन समाज को और बहुजन मूवमेंट को माने साहब की जरूरत है। भाइयों, हमने देखा है कि आदरणीय माने साहब जब बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे तो बीएसपी का ग्राफ देश भर में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। जब माने साहब महाराष्ट्र में आए तो आदरणीय माने साहब को 6 ही महीने महाराष्ट्र में प्रभारी बनकर हुए थे। माने साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जो महानगर पालिका का था, विधानसभा का चुनाव था। 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव में आदरणीय माने साहब के नेतृत्व में विधानसभा की 9 सीटें 2 नंबर पे थी। ये माने साहब के नेतृत्व का कमाल है। और औरंगाबाद जैसे महानगर पालिका में आदरणीय माने साहब के नेतृत्व में नीले झंडे को लेकर 5 नगर सेवक चुनाव करवाने का काम आदरणीय माने साहब के नेतृत्व में हुआ है। 5 नगर सेवकों के साथ साथ 12 नगर सेवक 2 नंबर की सीट पर हारे हुए थे साथियों। इसीलिए माने साहब की इस मूवमेंट को जरूरत है। माने साहब कहते हैं कि 16 हूं सुगमता हुआ जलने के जिद में हो, 16 हूं सुगमता हुआ जलने के जिद में हो, और तस्वीर इस समाज की मैं बदलने के जिद में हूं। वो और लोग हैं जो राह से भटक गए, मैं आज भी हरदम भीम जी के राह पर चलने के जिद में हूं। मैं आज भी हरदम भीम जी के राह पर चलने के जिद में हूं। धन्यवाद। इसके बाद डॉक्टर पूनम गोंडमोड़े मैडम विदर्भ महिला संयोजक अपनी बात रखेंगे।